नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी देहरादून के माल देवता स्थित सरखेत में सुबह सवेरे बादल फटने के बाद भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई वाहन पानी में बहते नजर आए, तैरते नजर आए, तो कई भवनों में भी पानी घुस गया है। तो वहीं पुल टूटने से कई ग्रामीण इलाकों का देहरादून से संपर्क पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बादल फटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेसीबी पर बैठकर आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जहां पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। जनता टीवी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि आपदा के बाद मौके का निरीक्षण किया गया है, जिससे हर संभव मदद के लिए सरकार जनता के साथ खड़ी है और जरूरत पड़ी तो सेना की मदद भी ली जाएगी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, साथ ही सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द प्रभावितों को मदद उपलब्ध कराई जाए। दूसरी तरफ ग्रामीणों का आरोप कि सड़क निर्माण और अतिक्रमण जैसी दिक्कतों की वजह से इतना नुकसान हो रहा है, जिसके लिए सरकार को गंभीरता से निर्णय लेना ही चाहिए। वहीं जनता टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ताजा स्थितियों का जायजा लिया है। मंजर तबाही का जनता टीवी ग्राउंड पर और सीएम निरीक्षण पर। देखिए तस्वीरें। पुल के पास देखो, पुल घरों में, सड़कों में और होटलों में सब जगह पर काफी मलबा आ गया है, पानी आ गया है, सड़कें बह गई हैं, पुल भी बह गए, काफी नुकसान हुआ है, जान माल का काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। उसका आकलन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और सड़क का जो आवागमन है वो सामान्य किया जाए। पुल जो टूट गए हैं वहाँ पर भी जो है वैकल्पिक पुल की व्यवस्था करें। इसका अतिक्रमण भी है और रोड में जिस तरीके से जो डंपिंग जोन बनाएगी उससे पानी को जिससे पानी डाइवर्ट हुआ है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि अतिक्रमण ना हो या इस तरीके की चीज़ों में ध्यान दिया जा सके, वो क्या करते हैं, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करने की जरूरत है। और सरकार देखता हूँ इस समय क्या कदम उठा रही है। हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और हम सरकार के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि इस समय आपदा का माहौल है। हमारा पक्ष और विपक्ष दोनों का फर्ज बनता है कि हम लोगों के दिक्कतों को दूर करें। ये इस इलाके का दंश हो गया है कि हर बार बादल फटने की घटना, मलबा आने की घटना, बाढ़ आने की घटना ये लगभग हर साल हो रही है, पर सरकार इस ओर जो है आंखें मूंदे हुए है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद भी शासन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि जान माल की सुरक्षा हो सकती, लोगों को बचाया जा सकता। आज विभागीय जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इतनी है कि आज मालदेवता से द्वारा का पुल जो है टूट गया है, वो रास्ता अवरुद्ध हो गया है। वहाँ पर रायपुर थानो रोड का जो पुल है उस पर भी जो है विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते वहाँ पर भी पानी जो है दूसरी तरफ से निकल गया है। देहरादून के सारा खेत में जिस तरह का नुकसान हुआ है बादल फटने के बाद, वो तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। इस वक्त हम खुद आपदाग्रस्त इलाके में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह वो पुल है जो राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र को द्वारा से जोड़ता था और ये पूरी तरह से जमींदोज यहाँ पर हो चुका है। तस्वीर जिस तरह की है, साफ दिख रहा है कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर देर रात को हुआ है और पूरी बरसात के चलते यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। सड़क आगे से कट चुकी है और वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण है दूसरी तरफ, उनका रास्ता आवागमन पूरी तरह से कट चुका है। और ये वो नदी है जिससे कुछ ही दूर ऊपर यहाँ पर बादल फटा था और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री ने खुद घटनास्थल का यहाँ पर दौरा किया है, निरीक्षण किया है संबंधित अधिकारियों के साथ। देहरादून और टिहरी जनपद को यहाँ पर जोड़ने वाले जो कई पुल थे वो टूट चुके हैं। सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वो टिहरी जनपद की हैं और इस वक्त हम देहरादून में खड़े हैं, तो साफ है कि देहरादून और टिहरी जनपद की जो एक कनेक्टिविटी थी ग्रामीण इलाकों की, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और साफ है कि आने वाले कुछ समय में राहत और बचाव कार्य तो जरूर शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कितनी जल्दी ये तमाम रास्ते जो है कनेक्टिविटी वो सुचारू हो पाती है, ये बड़ा सवाल बन चुका है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो अहम तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें बेहद खास रही, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा है और संसाधनों को नुकसान पहुंचा है, वो अपने आप में चिंतनीय भी है और सरकार को इस दिशा में अब कदम भी उठाने पड़ेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से, क्योंकि लगातार ग्राउंड पर इस तरीके की बातें निकल करके सामने आती रहती हैं। लोगों का वहां पर जो मौजूद है उनका कहना है कि बादल फटने की घटना और मलबे के घरों में दाखिल होने की घटना ये कोई नई नहीं है,
लेकिन जिस तरीके से एरियाज को ब्लॉक किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, सीधे तौर पर यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से इस तरीके की प्राकृतिक आपदा देखने को मिलती है या रूप धारण करती है। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में बादल फटने जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी है। लगातार प्रदेश में बादल फट रहे हैं जिसके चलते जानमाल का खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में राजधानी देहरादून में तड़के 3 बजे के करीब ये बादल फटे हैं। मालदेवता का लगता हुआ क्षेत्र है जो टिहरी जनपद को जोड़ता है, इसमें सुबह 3 बजे के करीब ये घटना हुई है और अभी तक के जो ताजा अपडेट है लगभग 5 लोग इसमें घायल हुए हैं जिनको हेली के माध्यम से रेस्क्यू किया गया है क्योंकि सड़कें सारी टूट चुकी हैं, किसी भी तरह की कनेक्टिविटी इस गाँव में नहीं बची है। पैदल आपको नदी में उतर कर जाना पड़ेगा, काफी जोखिम भरा हो चुका है। तो हेलीकॉप्टर को वहां पर उतारा गया है उत्तराखंड सरकार के और हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया है। और जो तस्वीरें हैं और जो ग्राउंड जीरो का जायजा जनता टीवी ने लिया है उसमें साफ हो चुका है कि जो कनेक्टिविटी थी वो महत्वपूर्ण थी, सड़कें टूट चुकी हैं, पुल टूट चुके हैं। तो ऐसे में कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा या वहां पर अगर रसद सामग्री पहुंचानी है तो उसको लेकर भी जोखिम भरा यहाँ पर पूरा खेल हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे थे, जेसीबी के माध्यम से उन्होंने सड़कों क्रॉस करने का काम किया और आगे जाकर जो वास्तु स्थिति थी उसको भी जांचा है कि कैसे पुल टूट चुका है। ग्रामीणों का जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से यहाँ पर आम आवागमन को लेकर टूट चुका है। तो ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं उनको सुचारू करवाना बेहद ही जल्दी जरूरी होगा और सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो भी यातायात है उसको सुचारू किया जा सके। तमाम जो यहाँ पर खाद्य सामग्री है, तमाम जो जरूरी सुविधाएं हैं उनको कैसे बहाल किया जा सके, तो उनको लेकर तमाम चीजें यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। और सुबह 3 बजे के बाद से जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद खास तस्वीरें और रिस्की तस्वीरें भी थीं, लेकिन जनता टीवी हर पल आपके साथ है और हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश में हमने जोखिम को भी उठाने से हम नहीं चूके हैं। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। देहरादून में बादल फटा है, तबाही आई है और ये तबाही जो आई है इसके पीछे कहीं ना कहीं हम इंसान भी जिम्मेदार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में कल से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे मसूरी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मसूरी में भी जगह जगह नाले खाले उफान पर हैं। वहीं मसूरी सीमा से सटे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कैंपटी क्षेत्र का प्रसिद्ध झरना अपने रौद्र रूप को दिखा रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से झरना उफान पर है। पुलिस और प्रशासन ने एहतियातन फॉल के आसपास के दुकानदारों को हटा दिया, साथ ही पर्यटकों को फॉल पर ना जाने की हिदायत दी है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ राजमार्ग बंद हो गया है। जिले में देर रात से बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने से राजमार्ग के दोनों ओर काफी देर तक यात्री फंसे रहे। राजमार्ग पर बड़े बड़े पत्थरों और बोल्डरों के आने से सैकड़ों यात्री जाम में नजर आए। यहां तक कि मुख्यालय से रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं जिले के नजदीकी नगरों से मुख्यालय में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को भी काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद अपने घरों का रुख करने का मौका मिला। इसके अलावा अग्निवीर भर्ती के लिए कोटद्वार जा रहे बड़ी तादाद में युवा राजमार्ग बंद होने की वजह से जाम में ही फंसे रहे। हरिद्वार में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने मैदानी इलाकों में भी चिंता बढ़ा दी है। 2 दिन से पहाड़ से मैदान तक हो रही झमाझम बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिसके चलते लक्सर के बलावली में भी गंगा नदी का जलस्तर भी वार्निंग लेवल के ऊपर है। जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे बसे दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बालावली में गंगा नदी का कलशिया के पास टूटे हुए तटबंध से किसानों के हजारों बीघा फसलों में बांध का पानी फैल गया है। अब ग्रामीणों को रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का डर भी सता रहा है। कैमरा उठा लेता। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। सूखा प्रभावित जिलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक है। यूपी में 30 से ज्यादा जिलों में सूखे के हालात बने हुए हैं। यही वजह है कि सांसदों विधायकों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी है। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। सीएम योगी को पत्र भी लिखा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक करी है और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं।
यूपी में 30 से ज्यादा जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। बड़ी खबर, सांसद विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। 30 से ज्यादा जिले ऐसे जो कि सूखे की चपेट में बताए जा रहे हैं। सूखा प्रभावित जिलों को लेकर के ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, माफ कीजिएगा, दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहे हैं। साथ में तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं ताकि उनको दिशा निर्देश दिए जा सकें और उन दिशा निर्देशों पर आगे काम भी हो सके। अनूप जुड़े हुए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अनूप, ये बैठक बेहद खास थी। जब फोन लाइन पर आपसे बातचीत हुई थी दिन के समय में, तो आपने साफ तौर पर कहा कि बैठक खास है और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक लगभग अब चल रही है या हो चुकी है, इसको लेकर के अपडेट दीजिए। साथ में किन बिंदुओं को उठाया गया है बैठक में, ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए 5:30 बजे बैठक होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही क्योंकि सामान्य दिनों की अपेक्षा जो इस बार बारिश है वो 40% की कमी हुई है। तो ऐसे में जो खरीफ की फसल है उसका तो नुकसान है ही है, लेकिन आने वाली रबी की फसल उसको भी नुकसान बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर वाटर लेवल जो नीचे चला जाएगा तो आने वाली रबी को फसल को भी पानी की दिक्कत हमेशा पड़ेगी। तो ऐसे में आज जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, इसमें दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बैठक में शामिल होंगे और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। प्रमुख सचिव और मुख्य दो विभाग के शामिल होंगे। इस मामले पर चर्चा होगी कि कई जो जिलों से जो सूखे की मांग हो रही कि कई जिलों में बारिश नहीं हो पाई है, तो ऐसे में क्या निर्णय उस पर लिए जाएं। क्या किसानों को लेकर जिस तरीके से सरकार भी लगातार प्रयास करती है कि किसानों की आय दोगुनी हो, अगर बारिश का नुकसान होता है तो कितना फसल का नुकसान होगा, क्या वो मुआवजा देने की जरूरत है या फिर किसानों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, ये सब तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में निर्णय किए जाएंगे। चर्चा होगी, बैठक के बाद निर्णय पता लगेगा कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया। लेकिन ये हकीकत है कि पूजा उत्तर प्रदेश में बारिश सामान्य दिनों की अपेक्षा 40% की कमी है। ये किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है और फसल जिस तरीके से अभी आपने देखा धान की जो फसल चल रही वो पानी से प्रभावित है। जो धान की जो अगर पानी से प्रभावित होती है तो निश्चित पैदावार में कमी आती है, किसानों की लागत नहीं लग पाती है। तो ये कहा जा सकता है कि जब इस फसल में नुकसान होगा तो आने वाले रबी की जो फसल है बुआई के उसके लिए नुकसान और ये संकेत आने वाले समय के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द है, साथ में सरकार के लिए भी उससे बड़ा सिरदर्द है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। प्रतापगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में बवंडर तूफान का कहर जारी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आधा दर्जन गांवों में तूफान की तबाही मची हुई है। तूफान में पेड़ गिरने से व्यक्ति की मौत हो रही है। ग्राम प्रधान समेत करीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रानीगंज कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है? तूफान में पेड़ गिरने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से प्रतापगढ़ जिले में बवंडर तूफान का कहर देखने को मिला, जहां तूफान में दौरान एक युवक की मौत है और कई लोग गंभीर रूप से घायल है, जिसमें प्रधान समेत दर्जन भर लोग तूफान में घायल हो गए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर करीब 20 फीट ऊपर जो है, जब ये बवंडर तूफान आया ट्रांसफार्मर 20 फीट ऊपर तक गया था और कई दुकानों के फर्नीचर के भी काफी नुकसान हुए। करीब 10 लाख रुपए के फर्नीचर के नुकसान बताए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो रानीगंज कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर प्रतापगढ़ में बवंडर और तूफान का कहर देखने को मिला है। आधा दर्जन गांवों में तूफान ने तबाही का मंजर लाकर खड़ा कर दिया है। कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। इस बीच बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड पर छापा पड़ा है। मौके से नोटों का जखीरा भी बरामद हुआ। तहखाने से निकल रही नोटों की गड्डियां भी देखने को मिली। कई थानों की फोर्सेज मौके पर मौजूद। अब तक करीबन 50 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं।
कंकरखेड़ा इलाके में छापेमार कार्रवाई भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, कंकरखेड़ा इलाके में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड का ये पूरा मामला और इन दोनों को लेकर के ही छापेमार कार्रवाई की गई है। आदित्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आदित्य, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये कंकरखेड़ा थाने क्षेत्र में पुलिस ने और एसओजी की टीम में छापा मारा है। यहाँ पर नकली सप्लीमेंट बनाने का पूरा खेल चल रहा था। मेरठ एक बड़ा हब है, तो यहाँ से कई जगहों पर सप्लाई होता है। एसओजी की टीम को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में यहाँ सप्लीमेंट और ब्रांडेड लोगो रखे हैं, तो इसी छापे पे, इसी सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। यहाँ से भारी मात्रा में सप्लीमेंट और नोट करीब 40-50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस ने नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई है और जल्द ही पुलिस इस मामले में पूरा खुलासा करेगी और पीसी के माध्यम से कप्तान जो है रोहित सजवाल, वो इस मामले का खुलासा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य, अहम जानकारी साझा करने के लिए। नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड को लेकर के छापेमार कार्रवाई जारी रही। मौके से नोटों का जखीरा भी बरामद हुआ है। सोचिए, आप सोच रहे हैं कि आप अपनी सेहत बना रहे हैं, लेकिन अगर असल में आपको जहर खिलाया जा रहा है, ये कितना मुश्किल और कितना ज्यादा आपके शरीर के लिए दुखद है। शासन की ओर से लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बदल करके महानगर विकास प्राधिकरण किए जाने का फैसला किया जा रहा है। माना जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 5 जुलाई को बैठक हुई थी। इस बैठक में लखनऊ में हो रहे अनियोजित विकास रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया था। इस लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो दायरा है वो 1051 वर्ग मीटर से बढ़ाकर के अब 3091 वर्ग मीटर हो जाएगा। एलडीओ उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने सीमा विस्तार का प्रस्ताव प्रमुख सचिव आवास को भेज दिया है। बोर्ड बैठक में इसे पास कराते हुए विस्तृत रिपोर्ट के साथ भेजा जाएगा। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। से लगातार इस तरह के कयास लगाया जा रहा है कि महानगर विकास प्राधिकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण नाम बदल किया जा सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुछ विस्तार के लिए जो शासन से इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, तो उसलिए हम लोगों ने भेजा है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उतने विस्तार के लिए प्रपोजल, एक प्रस्ताव गया है। शेष जो निर्णय होता है उसके बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ 5 जुलाई को भी मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बैठक हुई, तो उसमें ये कहा गया था कि जो अनियोजित तरीके से अवैध तरीके से निर्माण हो रहे हैं, ऐसे में उसको बंद करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए हमें इसका विस्तार, सीमा विस्तार करने की ज़रूरत है। जैसा बताया कि हम लोगों ने एक प्रपोजल भेजा है, अब प्रपोजल पे निर्णय उच्च स्तर पर क्या होता है उसके बाद मतलब प्रपोजल पास नहीं। थैंक यू। ये थे एलडीए के वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी हमने प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री के पास तो भेजा है, लेकिन अभी पास करने का इंतजार कर रहे हैं। अगर पास होता है तो हम जरूर इस निर्णय पर फैसला करेंगे। कैमरा नासिर कश्यप के साथ जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र में चल रहे अवैध अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करी है। इस दौरान 2 अवैध अस्पतालों को सील तक कर दिया गया। स्वास्थ्य महकमे की ओर से की गई कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार मिल रही शिकायत के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। सीएमओ ने बताया कि शिकायत मिलने पर आगे भी अवैध अस्पतालों पर अगर स्वास्थ्य विभाग के मानक पूरे नहीं होंगे तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, चरथावल कस्बे में जो है हमें 2 उनकी जो है अस्पताल की सूचना मिली थी, एक महक नर्सिंग होम और एक सहारा हॉस्पिटल, और उनके बारे में पता चला था कि वो जो है अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। तो वहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनको हमने निर्देश दिए थे कि वो तत्काल जाके उनकी जांच करें। उन्होंने वहाँ जांच की तो एक जगह तो उनको मरीज मिला भी, और उसके बाद उन्होंने मरीज को सरकारी अस्पताल में रेफ़र करा के और उसको अस्पताल को सील कर दिया, महक नर्सिंग होम को, और सहारा अस्पताल को भी सील कर दिया है इन्हीं शिकायतों के। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी। जनता की शिकायतों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। लोगों की शिकायतों की सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई बड़े अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है, घास गिर सकती है। हर जिले की रिपोर्ट सीएम ऑफिस पहुंच चुकी है। जनता की शिकायतों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में, और जब सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में होते हैं तो कई अफसरों के लिए
ये गाज से कम नहीं होता।